तो मेरे को कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, दूसरे को हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा जो अप्रोच होता है हम लोग इसको हम लोग कहते हैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो जस्ट रिवीजन है कि क्या क्या कर रखे थे हम लोग, सो दैट बिल्डअप है जो भी पिछली बार किया था उसका। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग कोई ट्रायल रन करते हैं कई बार, उसके बाद उससे उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं। तो यानी मान लेते हैं कि कभी किसी ने 100 ट्रायल्स किया हेड एंड टेल करने का, मतलब कोई क्वाइन को टॉस कर रहा है और उसके 100 ट्रायल्स में 51 टाइम्स हेड आया है और 49 टाइम्स टेल आया है। तो इस वाले केस में अगर देखा जाए कि क्या है प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो हम लोग कहेंगे बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल रिजल्ट, हम लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी चूंकि आउट ऑफ 100 टाइम्स 51 टाइम्स हेड आया है, तो इस वाले केस में जो मेरी इंपेरिकल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 51/100, और जो मेरा इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगा वो होगा 49/100। तो ये मेरा स्टैटिस्टिकल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाएंगे हम लोग देखेंगे कि ये अप्रोच करेगा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को। यानी अगर आपने अगर 1 मिलियन अगर आपने कभी कर दिया, 1 मिलियन ट्रायल्स कर लिया, तो आप देखोगे आपकी 0.5 मिलियन आपको हेड आ जाएगा और 0.5 मिलियन आपको टेल आएगा। तो इवेंचुअली जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रहेगा, सॉरी ये ट्रेड टेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 0.5 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 0.5 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग आउटकम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बाई लुकिंग एट द प्रीवियस हिस्ट्री। सो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे कि जैसे इंडिया पिछले कितने बार फाइनल में हारा है, और सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट दैट वेदर दे विल विन और लूज। सो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इन दैट सेंस मतलब हमेशा यूजफुल रहेगी कि अगर 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स इंडिया अगर लूज कर चुका है फाइनल में, तो देन देयर 75% प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम भी वो लूज करेगा। राइट, सो दैट्स रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। बट थेरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है जो कि हम लोग इसको हम लोग क्लासिकल और थेरेटिकल भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पॉसिबल टोटल आउटकम्स क्या है और मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो हम लोग इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा फेवरेबल आउटकम कितने थे, तो फेवरेबल आउटकम तो एक था, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि सैंपल स्पेस आपका हेड एंड टेल है, तो फेवरेबल आउट ऑफ दैट इज 1 और टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, तो ये थेरेटिकल प्रोबेबिलिटी है 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2 बिकॉज टोटल पॉसिबिलिटी 2 है और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो 1/2। सिमिलरली अगर इंडिया का फाइनल में हारे या जीते, इसका अगर हम लोग को देखना है इसका प्रोबेबिलिटी के सेंस में, तो हम लोग कहेंगे कि इंडिया या तो हारेगी या जीतेगी। तो मीन इन दैट सेंस देयर इज अ 50% चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। आई मीन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टाई एज वेल, बट इट्स अ फाइनल, तो इसमें या तो इंडिया जीतेगी या हारेगी। राइट, सो हम लोग एक को इग्नोर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी इंडिया के विन करने का, अगर इंडिया विनिंग विल बी 50% और 1/2, और इंडिया का लूज करने की भी प्रोबेबिलिटी पॉइंट उपकरणों का फाइव ही उपयोग रहेगी। केवल बट अगर फ्लाइट मोड में किया स्टैटिस्टिकल जा सकता प्रोबेबिलिटी है। की बात टेक करें ऑफ और तो लैंडिंग के दौरान अपने डिपेंडिंग ऑन उपकरणों प्रीवियस को रिजल्ट बंद करें और 75% रखें। प्रोबेबिलिटी कि वो धूम्रपान, लूज करेगी। वेपिंग तो और अपने साथ एट टाइम्स स्टैटिस्टिकल एंड क्लासिकल विल बी डिफरेंट, अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा था, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच सीखा था, जो कि एक रशियन मैथमेटिशियन था, उसने लाया, एंड देन ही कुड एक्चुअली दिस वाज मोर एग्जॉस्टिव अप्रोच। इसमें एवरीथिंग कुड बी व्हाट यू कॉल इनकम्पास्ड, लाइक द स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल दोनों को ही वो इनकम्पास कर पाया था एग्जामेटिक अप्रोच में। तो वो ये नहीं कहता एग्जामेटिक अप्रोच में कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, ये कहता है कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कब होगा, जब वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा, तो इट विल टेंड टू क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बट अगर अनफेयर कॉइन है, मतलब लोडेड कॉइन है, मतलब इसमें ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हेड आने की डिफरेंट होगी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एक्जियोमेट्रिक अप्रोच से जब चलेंगे, तो ओनली व्हेन वी से दैट एवरी इवेंट इज इक्वली लाइकली टू कम, तो हम लोग क्लासिकल अप्रोच को टेंड करते हैं। अगर नहीं तो फिर इट इज मोर टेंडिंग टू द स्टैटिस्टिकल अप्रोच।
ठीक है। तो एग्जामेटिक अप्रोच में उसने बोला कि वेरी सिंपल एग्जाम्स ही गेव ही, उसने कहा कि जो एग्जामेटिक अप्रोच में था कि उन्होंने कहा दो चार चीजें डिफाइन की उसके पहले, कई चीजें की बात करेंगे हम लोग ताकि वो चीज समझ में आए। तो सबसे पहली चीज जो डिफाइन हुई थी वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें हमने कहा था कि कोई भी एक ट्रायल को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जब उसका मोर देन वन आउटकम होगा, एक से ज्यादा आउटकम होंगे, और दो आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट या ट्रायल रन होगा उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। वो रैंडमाइज्ड है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम, यू कांट प्रेडिक्ट द आउटकम। तो यानी कॉइन टॉस, यहाँ पे मोर देन वन आउटकम है, हेड एंड टेल, और यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम वेदर द हेड विल कम और टेल विल कम। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सिमिलरली a throw of a die is also a random experiment because more than one outcome is possible, 1 2 3 4 5 6 is possible, and then you cannot predict the outcome कि वन आएगा या दो आएगा या छह आएगा। तो ऐसे ऐसी चीज जिसमें मोर देन वन आउटकम इज नॉट पॉसिबल विल नॉट बी कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी अगर कोई बोले कि इफ यू नो दैट कि आप हमेशा स्कूल जा रहे हैं, मतलब एवरी डे यू गो टू स्कूल, so there is no possibility that you don't go to school. So if someone asks that what is the probability of you going to school, so that will be 100% because all the time you go to school. तो यहाँ पे ये randomized event है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा है नहीं possibility कि you go to school or you don't go to school, right? और in between anything। तो जिसमें भी अगर सिर्फ एक आउटकम रहेगा, राइट, उस वाले केस में जैसे मान लेंगे कि लोडेड कॉइन है, यानी दोनों साइड में उसको हेड ही आना है, यानी मतलब मैंने लोडेड कॉइन नहीं बट रादर अनफेयर कॉइन बनाया कि दोनों साइड चिपका दिया हेड, और जब उसको टॉस कर रहे हैं तो हमेशा हेड ही आ रहा है। तो इट्स नॉट एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा हेड ही आने वाला है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है वो रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होती है। यानी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते आउटकम, दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी टू दैट इवेंट कि इतना परसेंटेज चांस है होने का, इट मे टर्न आउट टू बी ट्रू और मे नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू। ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले होता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उनका जो सेट बनता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते थे। तो सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। फिर आउटकम, वही आउटकम क्या है, तो ट्रायल का जो रिजल्ट है उसको हम आउटकम कहते हैं। उसके बाद सैंपल स्पेस के बाद हमने डिफाइन किया था कुछ चीज को, हमने कहा था इवेंट। तो हमने कहा था कि इवेंट क्या है, तो इवेंट हमने कहा था कि बेसिकली ये सैंपल स्पेस का सबसेट है, सैंपल स्पेस का सबसेट है तो इवेंट है। यानी अगर हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं कि कोई आपने डाई को थ्रो किया है, यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो एक सिंपल इवेंट तो ये हो सकता है कि आपको, यानी अभी हमने एक वर्ड यूज किया सिंपल इवेंट, तो विल अंडरस्टैंड क्या है। एक इवेंट आपको हो सकता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि इस इसके थ्रो पे वन ही आए, तो ये मेरा एक इवेंट है। जब भी ये एक वन आएगा तो हमने कहेंगे कि ये इवेंट हुआ, दैट इवेंट हैज हैपेंड, जब भी मेरा थ्रो ऑफ डाई में वन आएगा। हम लोग एक और भी इवेंट डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हम लोग कहेंगे कि उसके कि ये इवेंट क्या है कि थ्रो ऑफ डाई में मेरा इवन नंबर है। तो इवन नंबर आए यानी या तो टू आए या तो फोर आए या तो सिक्स आए। तो अगर या तो दो आए या तो चार आए या तो छह आए, अगर ऐसा हो तो ऐसे इवेंट को हम लोग मतलब हम कहेंगे कि देन E2 हैज हैपेंड, E2 इवेंट हैज हैपेंड। और यहाँ पे इसके होने, यानी यहाँ पे ये जो इवेंट है इसको हम लोग कहेंगे कॉम्पाउंड इवेंट, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल इवेंट। एक इवेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम लोग सिंपल इवेंट कहते हैं। एक इवेंट जिसमें मोर देन वन एलिमेंट होंगे, मोर देन वन आउटकम इंक्लूडेड होगा, उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे दो और इवेंट होते हैं जिसको हम लोग एक कहते हैं श्योर इवेंट, और एक एक हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रोबेबल इवेंट। और हो ही नहीं सकता, इम्प्रोबेबल। ये मेरा सिंपल इवेंट हुआ, ये मेरा कॉम्पाउंड इवेंट है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं 11th में। हम जब सब कुछ मतलब क्विकली रिवाइज कर रहे हैं 5-10 मिनट में, सो दैट आप लोग एक बार फिर से देख के आना 11th का क्या है, चूंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे इसके इसके ऊपर ही बिल्ड करेंगे।
तो श्योर इवेंट क्या है कि दिस इज एन इवेंट विच विल डेफिनेटली हैपन, ये इवेंट है जो कि है होना ही होना है इसको। तो अगर हम लोग कहें कि इवेंट ऐसा डिफाइन करें E5, अब जिसमें हम लोग कहें कि इसके डाई के थ्रो पे मेरा जो नंबर है वो आपको 7 से कम है, ठीक है। तो तो हमारा क्या इवेंट है कि द नंबर shown on the shown on the face of the die, on the face of the die is less than 7। अब जो भी थ्रो करेंगे, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच है छह, वो सात से तो कम ही होना है। तो यानी ये इवेंट जो है मेरा श्योर इवेंट है। और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी लेटर ऑन विल डिफाइन प्रोबेबिलिटी क्या है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज गोना बी 1। यानी इसको होना ही होना है, मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। मतलब या तो एक से छह के बीच में कुछ आएगा और वो नंबर सात से छोटा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। सिमिलरली प्रोबेबल इवेंट या अनश्योर और अदर की इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है ये इवेंट, यानी ये हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग कह दें कि नंबर ऑन द डाई शुड बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। अगर E6 हमने डिफाइन किया कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 7, या नंबर शुड बी लेस देन -1, ग्रेटर देन 7, तो ऐसा तो होना ही नहीं वाला डाई के थ्रो पे। तो ऐसा इवेंट, इसको हम लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बट इम्पॉसिबल इवेंट का जो हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटीज को हम लोग जीरो कहते हैं, यानी 0% चांस है इसके होने का, मतलब इट कैन नॉट हैपन। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको जीरो होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको वन होती है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ और स्पेशल टाइप्स डिफाइन किया था। हमने कहा था कि आपके जो इवेंट होंगे ए एंड बी, ए और बी, इस तरह की चीज है कि ए एंड बी, ए और बी, यानी आपका इवेंट ए एंड बी हो जाए, यानी ए और बी दोनों साथ साथ हो जाए। तो अगर हम लोग कह दें कि दो इवेंट एक साथ होना है, तो दोनों इवेंट का जो, इसको हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी, तो यहाँ पे बोथ इवेंट्स विल हैपन टुगेदर। इसमें इधर ए और बी विल हैपन, इधर ए और बी विल हैपन। तो मतलब अगर हम लोग डिफाइन करते हैं ए को, फॉर एग्जांपल ए हमारा इवेंट है कि फिर हमारा इवन नंबर है। बी, इफ आई डिफाइन की नंबर ग्रेटर देन 4 comes, then it means that 5 and 6, then ए एंड बी अगर दोनों को होना है, यानी एक नंबर जो कि इवन भी हो और जो कि चार से बड़ा भी हो, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर ये छः शो करे मेरा डाई, यानी ये इवन भी होगा, चार से बड़ा भी होगा। तो ए ए एंड बी बोथ कैन हैपन टुगेदर, तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं, ए एंड बी भी लिखते हैं। तो बोथ द इवेंट कैन हैपन टुगेदर विद बी 6। बट अगर हम लोग कहें ए और बी दोनों, ए यूनियन बी, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो यानी इसका आपका दो चार पाँच छः, यानी अगर दो आए तो भी हम लोग कहेंगे कि ए हो गया, अगर पाँच आया तो हम लोग कहेंगे कि बी हो गया, अगर छः आया तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी दोनों हो गए। तो ए यूनियन बी इज बेसिकली ईदर ऑफ दीज विल हैपन, सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसी का एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हम लोग कहते हैं दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका जो होता है वो 5 होता है। यानी अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट ना हो, मतलब अगर, सो हम लोग इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। अगर ये हो गया तो दूसरा नहीं होगा, यानी दूसरा हो गया तो पहला नहीं होगा। तो अगर ऐसे दो इवेंट है तो हम दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो यानी अगर हमने ए को ऐसे डिफाइन किया होता कि हमारा इवन नंबर आ जाए थ्रू आउट डाई पे, और हमने सी को अगर ऐसा इवेंट डिफाइन किया होता है जो कि मेरा ऑड नंबर आ जाए थ्रू आउट डाई पे, तो ए इंटरसेक्शन सी हियर वुड बी एक्चुअली 5। सो इसका मतलब हुआ ये दोनों इवेंट मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी अगर इवन नंबर आया तो डेफिनेटली ऑड नहीं आया, अगर ऑड आया है तो इवन नहीं आया।
तो हैपनिंग ऑफ वन इवेंट विल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन अदर वर्ड्स, अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के दोनों के इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर हम लोगों ने कहा था कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात की थी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आई थिंक, फिर हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या था? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि अगर अगर आपके इवेंट्स E1 है, E2 है एंड E3 है, फॉर एग्जांपल कुड बी EN एज वेल, और EN ही ले लेते हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं आपके, और आपका सैंपल स्पेस S है। इफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E5 यूनियन EN वुड बी इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन हम लोग कहेंगे कि ऐसे सारे इवेंट्स को हम लोग कहेंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट है। यानी ये सारे मिलके सैंपल स्पेस बनाते हैं, इसके बियॉन्ड कोई और इवेंट है ही नहीं इसका इसका आप मतलब ये सारे इवेंट अगर मिल गए तो मिलके ये सैंपल स्पेस बना लेंगे। So such events will be called exhaustive events. So in this case, if you look at A and C, so A and C, actually A union C if I do, then I will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, which will be equal to the sample space. तो इसको हम लोग कहेंगे कि ए एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट एज वेल। तो ए एंड सी को हम लोग कहेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव है भी है। तो ए एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये है आपका। एंड देन फाइनली एक जो और इवेंट को हम लोग कहते थे नॉट ए इवेंट, एंड नॉट ए नॉट बी जो भी है। यानी नॉट ए का क्या मतलब होता है? यानी अगर ए, आप मान लेते हैं कोई इवेंट है 1 and 2 फॉर एग्जांपल, थ्रो ऑफ अ डाई गिव्स यू ईदर 1 or 2, तो आपका नॉट ए जो उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, समथिंग लाइक जो भी ए में नहीं है, जो यानी यानी ए ना हो, ए के अलावा कुछ भी हो जाए, दैट्स व्हाट इज नॉट ए। इसको ए कॉम्प्लीमेंट ए ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार है, लाइक वी राइट इट इन मल्टीपल वेज, एंड दिस इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू एस माइनस ए। तो सैंपल स्पेस में से ए को घटा देंगे, देन वी विल बी गेटिंग 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 6। तो दिस इज व्हाट विल बी कॉल्ड नॉट ए इवेंट, एज एन कि ए ना हो, मतलब 1 or 2 ना आए, तो दैट्स व्हाट वुड बी। एंड देन लेटर ऑन वी विल लर्न कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बार वुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट लास्ट लेटर आएगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो यस, तो सो फar इतने सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमको। अब उन्होंने कॉलमोग्रो ने क्या बोला, द रशियन मैथमेटिशियन, व्हाट डिड ही से अबाउट द एक्जिमेटिक अप्रोच? तो उन्होंने एक्जिमेटिक अप्रोच में ये कहा कि अगर कोई आपके पास सैंपल स्पेस एस है, और उसका अगर आपने पावर सेट बनाया, यानी सारे उसके सारे सबसेट, सो ये जो आपका उन्होंने डिफाइन क्या किया कि पावर सेट ऑफ एस बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी उसने डिफाइन किया कि इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द पावर सेट ऑफ एस। तो उसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। और जो उसका रेंज है वो क्या है? रेंज इज अ नंबर विच इज बिटवीन 0 and 1, एंड रेंज इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1। उसके बाद उसने कुछ एक्सियम्स दिए, तो प्रोबेबिलिटी को उसने एज अ फंक्शन डिफाइन किया। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस आपका छोटा ही लेते हैं, हेड एंड टेल है, तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ, अगेन पी एंड एस लिखेंगे तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कंफ्यूजिंग, बट पावर सेट ऑफ एस का क्या मतलब हुआ? इसके सारे सबसेट, यानी इसका सारा सबसेट क्या क्या हुआ? 5 ही हुआ इसका सबसेट।
इसका सबसेट एच भी है, इसका सबसेट टी भी है, एंड देन इसका सबसेट एच एंड टी भी है। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, तो ये है पावर सेट ऑफ एस। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, एक फंक्शन है जो कि इनपुट क्या लेता है, जो डोमेन का, जो इसका डोमेन है, जो इनपुट है, वो क्या है, इसका पावर सेट है। यानी पी ऑफ फाई हम लोग निकालेंगे, पी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एच निकालेंगे इन अ सेंस। बाद में हम लोग इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकाल सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी भी निकालेंगे। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब है पी एच टी भी निकाल सकते हैं। तो जब निकालेंगे पी ऑफ फाइव, तो हमको मतलब दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब फाइव, तो पी ऑफ फाइव इज एक्चुअली जीरो, और पी एच टी इज अ सैंपल स्पेस, इसका मतलब वन। और ये जो पी एच एंड टी आएगा वो आपका 0 से 1 के बीच में आएगा। तो उसने क्या कहा कि ये फंक्शन जो है, ये इनपुट ये लेता है, और इसका जो आउटपुट आता है वो नंबर आता है जो कि 0 से 1 के बीच में आता है। 0 फॉर द इम्पॉसिबल इवेंट, 1 फॉर द श्योर इवेंट, और एनीथिंग इन बिटवीन। उसने ये कहा कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, कोई भी इवेंट है, वो किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और साथ साथ फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही सेड कि अगर आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, मतलब उसने एक्सियम्स दिए कि बेसिक 2-3 एक्सियम्स उन्होंने लिखा, एंड बेसिस दैट यू कैन एक्चुअली नो गो अहेड एंड डिफाइन एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि ये आपका जो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये जो फंक्शन है उसका जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी ये, और कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज उसने कहा कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 1, व्हाट ही सेड। ये एक एक्सियम, फिर ये दूसरा, फिर उन्होंने तीसरी चीज जो कही वो कहा कि अगर आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं बेसिकली, तो आपका जो probability of sum of exhaustive events would be equal to 1 itself. So बेसिकली ये इतना ही पार्ट था, उसके बियॉन्ड अब हम पुराने में नहीं जाएंगे। ये आपको जाके वापस देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सैम्पल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपका ए एंड बी, ए यूनियन बी, ये सारे का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा जाके वापस से 10th या 11th वाले में।